मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SK जे क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोग को रूटीनबद्ध क्लास 12th का फिजिक्स का भूगोल का पहला पाठ लेकर आया हूँ, जिसमें फंडामेंटल चीज़ों को मैंने लेकर आया है। जो आज मैंने क्लास में पढ़ाया है वो सारी बातें मैं आप सभी छात्र छात्राओं के बीच में वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आज हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द को देखें। ज्योग्राफी विषय के पहले पाठ को हम लोग शुरू करें। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 भूगोल पाठ 1, आज नया चैप्टर शुरू हुआ है। पाठ 1 नई बैच शुरू हुई है, उसमें जो पढ़ाई हुई है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ध्यान से हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुआ कि लिखा हुआ है भूगोल। क्या लिखा हुआ है? भूगोल। तो सबसे पहले आप भूगोल की परिभाषा जान लीजिए कि भूगोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ है भूगोल, प्रश्न भी लिखा हुआ है, पहला प्रश्न भी लिखा हुआ है कि भूगोल किसे कहते हैं। तो देख लीजिए भूगोल किसे कहते हैं, इसका उत्तर जान लीजिए। भू मतलब होता है भूमि। क्या होता है बुआ जी? भूमि। भू मतलब भूमि होता है। गोल मतलब होता है आकार और प्रकार। आकार और प्रकार। तो जब अगर हम लोगों से कोई प्रश्न कर दे कि भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लोग मोटे तौर पर उनको बता सकते हैं बुआ जी हमारे कि भूगोल किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भू मतलब होता है भूमि और गोल मतलब होता है आकार प्रकार। तो जिससे भूमि के आकार प्रकार बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को ही हम लोग भूगोल कहते हैं। फिर से एक बार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं आप लोग सब सुनेंगे कि भू का अर्थ यहाँ पर हो गया भूमि और गोल का अर्थ हो गया आकार प्रकार। तो जिस शास्त्र के द्वारा पृथ्वी के आकार प्रकार बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं ये तो आप जान गए कि भू मतलब हो गया भूमि और गोल मतलब हो गया आकार प्रकार। तो पृथ्वी के आकार प्रकार बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। पिता का अर्थ होता है जनक, जिसने भूगोल शब्द की उत्पत्ति किया। तो इरोस्थनीज महोदय जी को सर्वप्रथम भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग को दिया। इसलिए भूगोल का पिता जो है हम लोग इरोस्थनीज जी को ही कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि वारेनियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था। वारेनियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। वारेनियस ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने सामान्य भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे कि वारेनियस जो थे एक भौगोलिककर्ता थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था सामान्य भूगोल नामक पुस्तक, तो यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि वारेनियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था। तो हम लोग सीधे जवाब देंगे कि सामान्य भूगोल नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। सामान्य भूगोल नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग का आता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में बांटा था। वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने 2 भागों में भूगोल को बांटा था। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में बांटा था? तो हम लोग कह सकते हैं कि वारेनियस महोदय जी ने 2 भागों में भूगोल को बांटा था। फिर से एक बार क्वेश्चन, वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। पहला है सामान्य भूगोल और दूसरा है विशिष्ट भूगोल। तो वारेनियस ने भूगोल को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में। एक भाग हो गया सामान्य भूगोल और दूसरा भाग हो गया विशिष्ट भूगोल। एक भाग हो गया सामान्य भूगोल और दूसरा हो गया विशिष्ट भूगोल। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं और विशिष्ट भूगोल किसे कहते हैं। अब मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब यह प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं और विशिष्ट भूगोल किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग इस बात को जानकारी अर्जित करें कि सामान्य
भूगोल किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न हम लोग के सामने यहाँ पर है कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि जिस भूगोल से पृथ्वी को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग सामान्य भूगोल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं? जिस भूगोल से पृथ्वी को इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग सामान्य भूगोल कहते हैं। अगर हम लोगों से कोई प्रश्न कर देगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, या परीक्षा में 2 नंबर में ये सारे प्रश्न सब आते हैं कि सामान्य भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सामान्य भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जो पृथ्वी के इकाई को मानकर अध्ययन करता है, उसको हम लोग सामान्य भूगोल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी? सामान्य भूगोल कहते हैं। अब आइए 5वां क्वेश्चन पर हम लोग चले कि विशिष्ट भूगोल किसे कहते हैं। अब 5वां प्रश्न है हम लोग का कि विशिष्ट भूगोल किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विशिष्ट भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जो विभिन्न प्रदेशों की संरचना का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग विशिष्ट भूगोल कहते हैं। अगर हम लोग के सामने यह प्रश्न आ जाए कि विशिष्ट भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लोग उनको बता सकते हैं कि विशिष्ट भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जो विभिन्न प्रदेशों की संरचना की अध्ययन कराता है, उसे हम लोग विशिष्ट भूगोल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि भूगोल के 2 प्रकार हो गए, एक सामान्य भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर है प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है। अब छठा प्रश्न हम लोग के सामने क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, छठा क्वेश्चन कि प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि प्रादेशिक भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, यह प्रश्न है हम लोग का। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे देंगे सो देख लीजिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रादेशिक भूगोल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो 3 भागों में। प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 1, 2, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खगोलीय लक्षण, पहला है खगोलीय लक्षण, दूसरा है स्थलीय लक्षण, दूसरा है स्थलीय लक्षण, और तीसरा है मानवीय लक्षण, और तीसरा है मानवीय लक्षण। फिर से सुन लीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि खगोलीय लक्षण, पहला है खगोलीय लक्षण, दूसरा है स्थलीय लक्षण, और तीसरा है मानवीय लक्षण। अब कल हम लोग चलेंगे कि खगोलीय लक्षण किसे कहते हैं, स्थलीय लक्षण किसे कहते हैं, मानवीय लक्षण किसे कहते हैं। जितने सारे पढ़ाई क्लास में होती है मैं वो सारे के सारे पढ़ाई वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचाऊंगा। बस आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप सब लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, एक एक टॉपिक को जानिएगा। क्योंकि आज जब किसी बच्चे को, आर्ट के स्टूडेंट को जब किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता है तो वह नहीं बोल पाते हैं, तो दुख होता है। क्योंकि आर्ट तो एक कला है और यह कला हमारे छात्रों के अंदर होनी चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक पर बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सके। लेकिन इस चीज़ की कमी देखने को मिल रही है। आज मल्टीमीडिया का ज़माना है, फिर भी बच्चे में वो टैलेंट नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए था। बच्चे किसी भी चीज़ पर एक्सप्लेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं से प्रार्थना करता हूं कि बड़े मन लगाकर आप सब लोग पढ़िएगा और इन सभी टॉपिकों पर अच्छे से अच्छे व्याख्या करने का कला अपने अंदर उत्पन्न कीजिएगा। चलिए आइए आगे चले। तो 7वां क्वेश्चन है कि 1859 ईस्वी में डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था, तो आप सभी छात्र छात्राओं यह बता देंगे उनको कि 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोग का कि 1859 ईस्वी में डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। 1859 ईस्वी में डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1859 ईस्वी में डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑन दी ओरिजिन
ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक उन्होंने 1859 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पाठ्य पुस्तिका बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। आखिर मानव भूगोल है क्या, इसको हमको परिभाषित करना है। तो आइए हम लोग देखें कि मानव भूगोल क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन कर देगा, कोई प्रश्न कर देगा कि मानव भूगोल की परिभाषा दे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन कराता है, जिससे मानव भूगोल कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों के अध्ययन को जो कराता है, उसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि मानव भूगोल किसे कहते हैं या मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन कराता है, जिसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न आज मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो आप सब लोगों को भी ये सारी बातें मैंने आपको बताया। यहाँ पर है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आज मैंने भूगोल का पहला पाठ का पढ़ाया था। सो आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से पढ़ाकर आप सभी के पास भेजने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सभी छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग पठन पाठन के इस क्रम में जो त्रुटियां होगी, जो गलतियां होगी या जो चीज़ की कमी होगी, उसे बेहिचक कहने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति को अपना गलती स्वयं नज़र नहीं आता है। जब सामने वाले उसको देखते हैं और बताते हैं, तब उनकी गलतियों का, उनकी कमियों का एहसास होता है और वह और उसको सुधार करके अपने अंदर और ज़्यादा ज्ञान भर सकता है। इसलिए आप सब लोगों को भी मैं कहता हूं कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपको नज़र आए तो आप ज़रूर कहिए कमेंट करके, मैं उसे और से अधिक सुधारने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे विद्या प्राप्त हो सके। इसलिए रहीम कवि जी कहे हुए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इस दोहा को आप लोग अपने मन के अंदर विराजमान करा लीजिएगा, क्योंकि इस दोहा में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। और निंदा करने वाले व्यक्ति से भागिए नहीं, बल्कि उसको अपने पास रखिए, क्योंकि वह बिना साबुन और सर्फ को आपको हमेशा नीट एंड क्लीन करने का प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मैं मिलूंगा और आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप गुरुकुल SKJ इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी छात्र छात्राओं को इसको लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।